इन दोनों वर्णों में क्या अंतर है, इसको जानने से पहले सबसे पहले हम पाणिनि शिक्षा के इस श्लोक में इस वर्ण के बारे में क्या बताया गया है, इसका उच्चारण कैसे किया जाता है, इसको पहले हम समझेंगे। यह एक व्यंजन वर्ण है। व्यंजन किसे कहा जाता है, इसको मैंने संस्कृत में हल व्यंजन इस वीडियो में बताया था। और इस वीडियो में हमने यह भी सीखा था कि सारे व्यंजन वर्ण मूल रूप में इस हलंत चिन्ह के साथ लिखे जाते हैं। इस हलंत चिन्ह का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि इसमें कोई भी स्वर लगा हुआ नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी स्वर जुड़ा हुआ नहीं है। और उस वीडियो में हमने यह भी जाना था कि अगर हमें व्यंजन वर्णों का उच्चारण करना है तो उसमें स्वर लगा होना चाहिए, यानी कि बिना स्वरों के व्यंजन वर्णों को उच्चारण करना संभव नहीं है। तो जब हम इस व्यंजन वर्ण में स्वर जोड़ेंगे तो इसका उच्चारण कुछ इस प्रकार होगा, ल ल। इस ल का यहाँ पे अर्थ यह होता है कि इसमें स्वर अ जुड़ा हुआ है। आप सुन सकते हैं कि जब मैं ल इस वर्ण का उच्चारण करती हूँ तब आपको अंतिम ध्वनि अ स्वर की सुनाई देगी, ल। थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं कि ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से, यानी कि दी साइंस ऑफ साउंड के नजरिए से इस वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। ल तो लसाहा दंत्या स्मृताहा। पाणिनि शिक्षा के इस श्लोक में बताया गया है कि ल इस वर्ण का उच्चारण स्थान दंत है। और ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से इसका अर्थ यह होता है कि वायु दंत स्थान पर संचरण करता है जब हम ल इस वर्ण का उच्चारण करते हैं, इसीलिए इस वर्ण का उत्पत्ति स्थान दंत है। ध्वनि विज्ञान में वायु की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है वर्ण को उत्पन्न करने के लिए। और यह वायु कितने प्रकार के होते हैं, यह आंतरिक वायु कैसे काम करते हैं, इसको मैंने उच्चारण का विज्ञान यानी कि दी साइंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन इस वीडियो में विस्तार से बताया है। वह वीडियो आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक करने पर मिल जाएगा। पाणिनि शिक्षा के अनुसार यह सारे 8 वर्ण दंत स्थान से उच्चारित होते हैं, यानी कि इसका अर्थ होता है कि इन 8 वर्णों के उच्चारण के समय वायु का संचरण दंत स्थान पर होता है। जरा सोचिए, इन 8 वर्णों का उच्चारण स्थान दंत होने के बावजूद हमें इन 8 वर्णों की ध्वनि अलग अलग क्यों सुनाई देती है। हमारा एक ही मुख होता है, हमारी एक ही जीवा होती है और हमारा एक ही दंत स्थान होता है, पर क्या आपने सोचा है कि इन 8 वर्णों के उच्चारण फिर अलग अलग क्यों होते हैं? तो इसका जवाब है प्रयत्न, जिसको पाणिनि शिक्षा के ग्रंथ में बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बताया गया है। हम प्रयत्न के फ्यूचर वीडियो में विस्तार से समझेंगे, पर अभी के लिए मैं आपको संक्षेप में बता देती हूँ कि जब भी हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तब उसमें एक एफर्ट होता है, यानी कि एक प्रयत्न होता है। और यहाँ पे इस वर्ण में यह प्रयत्न हमारी जीवा वायु के माध्यम से करती है। जीवा बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है हमारे मुख में, जो वायु को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई करना यानी कि रूपांतरित करना या रूप बदलना। और यह रूपांतरण या मॉडिफिकेशन वायु बहुत ही सूक्ष्म यानी कि सटल और तेज गति से करता है कि हमें पता भी नहीं चलता। इस रूपांतरण यानी कि मॉडिफिकेशन के कारण हमें एक ही उच्चारण स्थान, जो कि यहाँ पे दंत स्थान है, यहाँ से अलग अलग ध्वनियाँ सुनाई देती है। और यहाँ से एक ही ध्वनि के अलग अलग रूप निकलते हैं या मैनिफेस्ट होते हैं, जिसे ध्वनियाँ कहते हैं। इन ध्वनियों को अक्षर या वर्ण के अलग अलग रूपों में लिखा जाता है। अब इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको यहाँ पे इसलिए बताई है ताकि कि हम ल इस वर्ण का शुद्ध उच्चारण ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से कैसे होता है, इसको हम पूर्ण रूप से समझ सके। वायु जीवा के माध्यम से त वर्ग के वर्णों को उच्चारण करते समय जितना स्पर्श करता है, दंत स्थान को उतना स्पर्श नहीं करता है। ल इस वर्ण को उच्चारण करते समय त वर्ग यानी कि संस्कृत के यह 5 वर्ण त, थ, द, ध,
न। इन पांचों वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा पूर्ण रूप से दंत स्थान को स्पर्श करती है, कुछ इस प्रकार त, थ। और क्योंकि वायु जीवा के माध्यम से दंत स्थान को पूर्ण रूप से स्पर्श करता है, इसीलिए इन 5 वर्णों के प्रयत्न को स्पृष्ट कहा जाता है। पर जब हम ल इस वर्ण का उच्चारण करते हैं, तब हमारी जीवा दंत स्थान को स्पर्श तो करती है, पर थोड़ा सा स्पर्श करती है, इसीलिए इसके प्रयत्न को ईषत् स्पृष्ट कहा जाता है। ईषत् का अर्थ होता है थोड़ा और स्पृष्ट का अर्थ होता है स्पर्श करना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ल इस वर्ण का सही उच्चारण कैसे होता है। इस वर्ण का उच्चारण करते समय मेरी जीवा थोड़ा सा स्पर्श करती है दंत स्थान को। बेसिकली यहाँ पे वायु जीवा के माध्यम से दंत स्थान को थोड़ा सा स्पर्श कर रहा है। अगर हमारी जीवा दंत स्थान को पूर्ण रूप से स्पर्श करती है ल इस वर्ण का उच्चारण करते समय कुछ इस प्रकार, तो ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से यह गलत उच्चारण है। ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से ल अपने मूल रूप में एक अंतस्थ वर्ण है। तो अगर हमारी जीवा पूर्ण रूप से दंत स्थान को स्पर्श करती है इसका उच्चारण करते समय, तो यह गलत उच्चारण माना गया है। आइए अब हम समझते हैं कि अंतस्थ वर्ण का अर्थ क्या होता है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको हल व्यंजन वीडियो में बताया था कि ल इस वर्ण का दूसरा नाम अंतस्थ वर्ण भी होता है। अंतस्ताह, अंत का अर्थ होता है अंदर, ताह का अर्थ होता है स्थित होना। तो यहाँ पे अंदर किसके अंदर, तो मुख के अंदर, और स्थित होना तो क्या स्थित है, वायु मुख के अंदर स्थित होकर ही ल की ध्वनि को उत्पन्न करता है। और इस वायु को आप अंदर फील भी कर सकते हैं जब आप ल इस वर्ण का उच्चारण करेंगे ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न के साथ। ईषत् स्पृष्ट का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि हमारी जो जीवा है वह उच्चारण स्थान यानी कि दंत को थोड़ा सा स्पर्श करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि वायु पूर्ण रूप से बाहर नहीं जाएगा, वायु अंतस्थ में रहकर यानी कि हमारे मुख के भीतर ही रहकर ल इस वर्ण का उच्चारण करेगा। और इस वायु को यानी कि जो भीतर का वायु है अंतस्थ, उसे आप फील भी कर सकते हैं यानी कि महसूस कर सकते हैं अगर आप ल इस वर्ण का ध्वनि विज्ञान के अनुसार उच्चारण करेंगे। तो ध्यान में रखने वाली बात यहाँ पे यह है कि इस वायु को आप अपने मुख के भीतर तभी फील कर पाएंगे जब आप ल इस वर्ण का उच्चारण ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न के साथ करेंगे। जब हम स्पर्श व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं तब हमारी जीवा पूर्ण रूप से उच्चारण स्थान को स्पर्श करके वायु और ध्वनि दोनों को बाहर उत्पन्न करती है। पर जब अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण करते हैं तब वायु अंदर ही स्थित रहता है और ध्वनि को बाहर उत्पन्न करता है। और इसको आप प्रैक्टिकली महसूस भी कर सकते हैं। आप जब ल इस वर्ण का उच्चारण ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न के साथ करेंगे तब आपको महसूस होगा कि वायु अंदर ही स्थित होकर ध्वनि को बाहर उत्पन्न कर रहा है। ठीक इसी प्रकार जब आप दूसरे अंतस्थ वर्णों का उच्चारण करते हैं जैसे कि य, र, तब आपको महसूस होगा कि वायु अंदर ही स्थित होकर ध्वनि को बाहर उत्पन्न कर रहा है। य और र इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान मैंने पिछले वीडियोस में विस्तार से बताया है, तो वह वीडियोस भी आपको संस्कृत प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो अगर आप अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तब आपको ध्यान रखना है कि जो प्रयत्न होता है वह ईषत् स्पृष्ट होना चाहिए। अगर आप ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न के साथ नहीं करेंगे और स्पृष्ट प्रयत्न के साथ ल इस वर्ण का उच्चारण करेंगे तब ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से वह गलत उच्चारण होगा, क्योंकि वायु पूर्ण रूप से मुख के बाहर जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। तो अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपकी जीवा उच्चारण स्थान को थोड़ा सा स्पर्श करनी चाहिए। इससे यह होगा कि वायु मुख के अंदर ही स्थित होकर ध्वनि को बाहर उत्पन्न करेगा, जो कि ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से एक सही उच्चारण माना गया है। व्यंजन वर्ण ल को हमने विस्तार से समझा है, इसलिए समझा है ताकि कि हम इस वर्ण को समझ सके। यह जो वर्ण आप देख रहे हैं यह ल वर्ण का ही एक रूप है। आइए समझते हैं कैसे।
अगर आपको याद होगा तो मैंने संस्कृत में व्यंजन हल इस वीडियो में बताया था कि व्यंजन और स्वर के मेल को गुणिता अक्षर कहा जाता है, यानी कि जब व्यंजन स्वर के साथ मिलता है तो उसे गुणिता अक्षर कहा जाता है। जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में भी समझा था कि जब यह व्यंजन शुद्ध रूप में यानी कि जिसके नीचे हलंत चिन्ह रहता है, वह जब अ इस स्वर के साथ जुड़ता है तब उसका उच्चारण ल होता है। इसे गुणिता अक्षर कहा जाता है। गुणिता अक्षराणी को स्वर युक्त व्यंजन या स्वर युक्त अक्षर भी कहा जाता है। युक्त का अर्थ होता है जुड़ना, तो स्वर युक्त का अर्थ होता है जो स्वर से जुड़े हुए अक्षर होते हैं, जो कि बिना हलंत चिन्ह वाले व्यंजन वर्ण होते हैं। गुणिता अक्षर में क्या होता है कि जो व्यंजन होता है वह स्वर का रूप ले लेता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी व्यंजन वर्ण में जब स्वर जुड़ता है तो वह व्यंजन उस स्वर का रूप ले लेता है। स्वर का रूप ले लेता है, इसका अर्थ यह होता है कि वह व्यंजन वर्ण उस स्वर की मात्रा और उस स्वर का उच्चारण अपने रूप में ग्रहण कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ल इस वर्ण ने स्वर अ की मात्रा और अ का उच्चारण अपने रूप में ग्रहण कर लिया है। दूसरा उदाहरण मैं देती हूँ आपको कि जब हम ला इस वर्ण को लिखते हैं तो इस ला में आ स्वर जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ला में आ की द्वि मात्रा जुड़ी हुई है और इसका उच्चारण हम जब करते हैं तब आ की अंतिम ध्वनि सुनाई देती है। ला मात्रा किसे कहा जाता है? एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक किसे कहा जाता है? इसको मैंने संस्कृत में स्वर इस वीडियो में विस्तार से बताया है। वह वीडियो आप जरूर देखिएगा अगर आपको समझना है कि मात्रा किसे कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार मैं आपको तीसरा उदाहरण देती हूँ क वर्ण का। तो आप देख सकते हैं क में अ की मात्रा जुड़ गई है और क्योंकि इसमें अ की मात्रा जुड़ गई है तो इसकी अंतिम ध्वनि अ हो जाती है क। तो ठीक इसी प्रकार इस री वर्ण में स्वर री की मात्रा जुड़ी हुई है और इस वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तब इसकी अंतिम ध्वनि जो होती है वह स्वर री की होनी चाहिए, तभी यह सही उच्चारण माना जाएगा। इस वर्ण का सही उच्चारण करने के लिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि इस स्वर वर्ण का उच्चारण कैसे किया जाता है। इस स्वर वर्ण का उच्चारण मैंने विस्तार से इस वीडियो में बताया है। वह वीडियो आपको संस्कृत प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि इसका सही उच्चारण कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि इस वर्ण का उच्चारण कैसे होता है। इस वर्ण का उच्चारण इस प्रकार से होता है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि इसका सही उच्चारण इस प्रकार से होता है। एक महत्वपूर्ण टिप देना चाहूंगी मैं आपको यहाँ पे कि संस्कृत में वर्णों का सही उच्चारण कैसे किया जाता है। इस टिप को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपसे संस्कृत के वर्णों का गलत उच्चारण कभी नहीं होगा। और यह टिप यह है कि जब भी आप संस्कृत में व्यंजनों का उच्चारण करते हैं और उसमें स्वर लगा हुआ रहता है, इसका अर्थ यह होता है कि एक तो उस व्यंजन वर्ण में हलंत चिन्ह नहीं होता है और दूसरा कि हमें उस व्यंजन वर्ण में जो स्वर जुड़ा हुआ रहता है उस स्वर की अंतिम ध्वनि उस व्यंजन वर्ण में सुनाई देनी चाहिए। एक उदाहरण देना चाहूंगी कि अगर आप क इस वर्ण का उच्चारण करते हैं तो अंतिम ध्वनि अ की सुनाई दे रही है क। ठीक इसी प्रकार री का उच्चारण करती हूँ तो मेरी अंतिम ध्वनि स्वर री की सुनाई देगी आपको। एक महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से ज्यादा एम्फसाइज अंतिम स्वर वर्ण के उच्चारण में होना चाहिए। आशा करती हूँ कि अब आपको विस्तार से पता चल गया होगा कि इन दो वर्णों के उच्चारण में क्या अंतर होता है। इस स्वर वर्ण का उच्चारण हमने विस्तार से पिछले ही वीडियो में समझा था। तो अगर आपको इस वर्ण का उच्चारण विस्तार से समझना है तो आप
पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको इस स्वर वर्ण के बारे में बताना चाहूंगी जो कि मैं पिछले वीडियो में बताना भूल गई थी। आपने अगर मेरा माहेश्वर सूत्र का वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मैंने जब 14 माहेश्वर सूत्र लिखे थे तो इसमें इस स्वर वर्ण को गलत लिखा था और कई सारे पिछले वीडियोस में इस वर्ण को मैंने गलत लिखा था। जहाँ पे मुझे मैन्युअली संस्कृत के श्लोक लिखने पड़ते थे वहाँ पे मैंने इस वर्ण को गलत से लिखा है। और इस स्वर वर्ण लु को गलत इसलिए लिखा गया था क्योंकि ऑनलाइन वैदिक संस्कृत के कीबोर्ड मौजूद नहीं थे। तो इस वजह से कई बार ऐसा हो जाता है कि इस स्वर वर्ण लु को लिखने के बजाय इस गुणिता अक्षर री को लिखा जाता है। आशा करती हूँ कि अब आपको क्लैरिफाई हो गया होगा कि इन दो वर्णों की लिखावट में यानी कि लिपि में और उच्चारण में क्या अंतर होता है। हम जब आगे व्याकरण में लकार को पढ़ेंगे जैसे कि लिट और लिंग तो वहाँ पे इस वर्ण री का प्रयोग किया गया है। इस वीडियो के अलावा मैंने इन दोनों वर्णों के अंतर के बारे में और भी अधिक लिखा है vedasunderstanding.com इस वेबसाइट पर। उस वेबसाइट पर आप इस पोस्ट को जरूर चेक करिएगा। इस वेबसाइट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप क्लिक करके इस पोस्ट को जरूर पढ़िएगा। Other than this video, some more additional information have been written about the difference between these two varnas in this post on our website. So you can check out our website. The website link is in the description box below.